हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो हर बार रीट के अंदर जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ में। साथियों, तर्कस में जितने तीर हैं उतने तुम चलाकर देख लो। तर्कस में जितने तीर हैं उतने तुम चलाकर देख लो। एक बार नहीं, 1000 बार आजमा कर देख लो। हर बाजी जीत जाएंगे हम, भले ही तुम हर खाने में वजीर सजा कर देख लो। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आसपास का पूरा एरिया जो है वो कवर करेंगे, वे क्या सहित। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा हिंदी का तो कभी आपका गलत नहीं जाएगा, भले रीट पात्रता हो या फिर थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा हो। ठीक है, चलिए साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, एक शब्द है निस्सा। ठीक है, निस्सा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको छांटना है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो निस्सा शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। ठीक है, उसको छांटना है। ऑप्शन ए देखो विभावरी, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी है रजनी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अपना किसका निस्सा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन भाई साहब यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, 3 नंबर आ रहा है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अनल शब्द। साथियों, अनल शब्द की बात करें तो ये पर्यायवाची किसका है? ये पर्यायवाची है आग का। ठीक है, अनल जो शब्द है साथियों, अनल जो शब्द है ये पर्यायवाची है किसका? आग का पर्यायवाची है। ठीक है, निस्सा रात, ठीक है, रात्रि, यमा। ठीक है, निशा रात का पर्यायवाची है। ठीक है, रात्रि, यमा, विभावरी, यामिनी और रजनी, ये सभी जो हैं ये साथियों निशा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, देखो निशा, विभावरी, ठीक है, यामिनी, रजनी, रात आए, रात्रि आए या फिर यमा आए, ये सभी जो, इसके अलावा देखो एक पर्यायवाची और याद रखना, छंदा। ये पूछा भी गया था प्रश्न रीड के अंदर। ठीक है, तो कि निम्नलिखित में से छंदा जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो छंदा हो गया, रात हो गया, रात्रि हो गया, यमा हो गया, विभावरी हो गया, यामिनी हो गया, रजनी हो गया, ये सभी जो हैं ये अपने निशा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखो अंधल किसका है? अंधल पर्यायवाची है आग का। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा देखो कृषाणु किसका पर्यायवाची है? कृषाणु, ये भी आग का है। ठीक है, कृषाणु के अलावा साथियों, कृषाणु के अलावा हुत्तासन की बात करें, ठीक है, हुत्तासन ये किसका पर्यायवाची है? ये भी आग का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इनमें से देखो अनल हो गया आग का पर्यायवाची, ठीक है, कृषाणु हो गया आग का पर्यायवाची, ठीक है, हुत्तासन हो गया आग का पर्यायवाची। इसके अलावा एक शब्द है पावक। पावक, ये पावक शब्द जो हैं ये भी अपने आग का पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आग, अग्नि, अनल, कृषाणु, हुत्तासन और पावक, ये सभी जो हैं ये इस आग शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, इस आग शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी निशा यानी कि रात हो गया, रात्रि है, यामा है, ठीक है, विभावरी है, यामिनी है, रजनी है, ये सभी जो हैं ये जो हैं वो अपने रात के पर्यायवाची है। ठीक है, अनल, एक शब्द देखो अनल आएगा एक साइड में, कभी कभी जो है वो अनिल आता है, अनिल। तो ये अनिल शब्द जो है ये साथियों हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, अनिल जो है ये हवा यानी कि समीर, तो हवा, समीर, अनिल, ये सभी जो हैं वो अपने हवा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है, और ये सारे विभावरी, यामिनी, रजनी, रात, रात्रि, यामा और ये सभी जो हैं वो निशा यानी कि रात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है और ये है अपने संधि को लेकर के भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शब्द है पवन। ठीक है, इस पवन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? इस पवन शब्द का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? साथियों देखो पवन शब्द की बात करें तो पवन, देखो पवन शब्द को बोलते हैं, इसके अंदर जो है वो ध्वनि आ रही है किसकी? अ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, पवन शब्द को बोलने पर इसके अंदर जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है अ की। तो जब भी किसी भी शब्द के अंदर, जब भी आप किसी शब्द को बोलोगे तो उसमें या तो ध्वनि आएगी अ की, या आएगी आय की, ठीक है, या आएगी औ की, या फिर आएगी आओ की। इन चारों में से कोई भी एक ध्वनि जो है वो अगर किसी भी शब्द के अंदर आती है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अयादी संधि। ठीक है, किसी भी शब्द को बोलने पर इन चारों में से एक ध्वनि
आती हैं तो वहाँ पे जो संधि होगी वो होगी हमेशा अयादी संधि। जैसे पवन, पवन शब्द को बोलते हैं तो ध्वनि आ रही है पव, अव की ध्वनि आ रही है। पवन के अंदर साथियों जो है वो ध्वनि आ रही है किसकी, अव शब्द की ध्वनि आ रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे शब्द बोलता हूँ पावक, तो पाव आव, आव की ध्वनि आ रही है। पावक के अंदर जो है वो आव की ध्वनि आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से नायक शब्द है तो नायक शब्द के अंदर भी जो है वो आय की ध्वनि आ रही है। नायक, आय, आय शब्द जो है वो इसकी ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार के शब्द जहां पर आय की ध्वनि, आय की, अव की और आव की, इन चारों में से कोई भी एक ध्वनि अगर आती है तो वहां पे जो अपनी संधि होगी वो होगी अयादी संधि। ठीक है, तो पवन शब्द है इसके अंदर अयादी संधि है। ठीक है, पवन शब्द के अंदर संधि कौन सी है, अयादी संधि है। और अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पो प्लस अन। पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो प्लस अन, यानी कि पो प्लस अन अयादी संधि। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है पो प्लस अन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द जो है वो गलत है। इनमें से कौन सा संधि शब्द जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, मातृ प्लस आज्ञा बिल्कुल सही है। मातृ प्लस आज्ञा और इससे बनेगा मात्राज्ञा। ठीक है, मातृ प्लस आज्ञा से बना क्या, मात्राज्ञा। संधि कौन सी है, तो संधि है अपनी कौन सी, यण संधि। ठीक है, मातृ प्लस आज्ञा से बन गया मातृज्ञा। ठीक है, और इसके अंदर जो संधि है वो है यण संधि। जैसे मात्राज्ञा हो गया, पित्राज्ञा हो गया, पितृधन आज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से मात्राज्ञा, पितृज्ञा, इनके अंदर जो संधि है वो है अपनी यण संधि। ठीक है, उसके बाद में देवी प्लस अर्पण। ठीक है, इस शब्द की बात करें, देवी प्लस अर्पण, यानी कि जब भी किसी भी शब्द के अंदर य और व से पहले, य और व से, इन दोनों से पहले कोई भी जो है वो आधा वर्ण आता है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी कौन सी, यण संधि। ठीक है, जब भी य और व से पहले कोई भी अगर आधा वर्ण आता है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी यण संधि। यहाँ पे देखो देवीय अर्पण जो शब्द है, ठीक है, देवीय अर्पण जो शब्द है इसके अंदर व से य से पहले क्या आधा क्या है, वो है। ठीक है, जब भी अगर य से पहले कोई आधा वर्ण है साथियों, य से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो इसका जो है वो ई बन जाता है। और अगर व से पहले कोई आधा वर्ण है तो उसका जो है वो ऊ बन जाता है। ठीक है, य और व से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो संधि कौन सी है, संधि होगी यण। य और व से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो संधि हमेशा होगी कौन सी, यण संधि। ठीक है, अब य से पहले आधा वर्ण है तो उसका जो है वो आप ई बना दो। य से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो उसका आप जो है वो ई बना दो। अगर व से पहले कोई आधा है तो उसका आप जो है वो ऊ बना दो। उस शब्द के साथ में इस स्वरों की मात्रा जो है, जो आधा वर्ण है उसके साथ में इन स्वरों की मात्रा जो है वो आपको जोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे य से पहले आधा वो है तो व के साथ में किसकी मात्रा जुड़ेगी, यानी कि ई की मात्रा, क्योंकि य से पहले है इसके लिए ई जोड़ दो। अगर व से पहले होता तो आप इसके साथ में जो है वो ऊ जोड़ देते। तो यहाँ पे बन गया देवी प्लस अर्पण और संधि हो जाएगी कौन सी, संधि हो जाएगी यण संधि। ठीक है, उसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन है वाक प्लस ईस और इससे बन गया वागीस, बिल्कुल सही है। और संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि वाक प्लस ईस, इससे बन गया वागीस, संधि पूछे तो हो जाएगी व्यंजन संधि। और यहाँ पे वर्षा प्लस ऋतु की बात करें तो ये वर्षात नहीं बनेगा, ये साथियों वर्ष ऋतु बनेगा। ये जो है वो वर्ष ऋतु बनेगा और संधि हो जाएगी कौन सी, गुण संधि। संधि हो जाएगी गुण संधि। और वर्षा प्लस ऋतु, जहां पर भी संधि को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो जहां पर भी री की मात्रा आ रही है तो वहां पे गुण संधि है। और दूसरी पहचान, ठीक है, दूसरी पहचान है गुण संधि की कि जब भी किसी भी शब्द के अंदर जो है वो एक मात्रा यानी कि एक चोटी इस प्रकार की आती है तो वहां पे जो अपनी गुण संधि होगी। तो गुण संधि की दो पहचानें, या तो किसी भी शब्द के ऊपर, या तो किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की एक चोटी आएगी, या फिर अगर हम उस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे जो है वो री की मात्रा आएगी। ठीक है, जैसे वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु बन गया। इस प्रकार से महा प्लस ऋषि महर्षि बन गया, देव प्लस ऋषि देवर्षि बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द जहां पर भी तोड़ने पर री की मात्रा आए, या फिर अगर किसी भी शब्द के ऊपर एक चोटी यानी कि एक मात्रा आती है तो वहां पे जो संधि होगी वो हमेशा होगी गुण संधि। यहाँ पे वर्षा प्लस ऋतु से वर्षात नहीं बनेगा, वर्षा प्लस ऋतु से वर्षात नहीं बनेगा, बल्कि ये वर्ष ऋतु बन जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका संधि शब्द जो है वो गलत है। डी ऑप्शन वर्षा प्लस ऋतु बन जाएगा वर्ष ऋतु। संधि पूछे तो करना है गुण संधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेब कतरा, ठीक है, जेब कतरा शब्द जो है वो इसके अंदर कौन सा समास है, ठीक है, जेब कतरा जो शब्द है इसके अंदर जो है वो कौन सा समास है, ठीक है, द्विगु है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है या फिर तत्पुरुष समास। साथियों देखो अव्ययभाव तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अव्ययभाव की पहचान क्या है भाई, अव्ययभाव अगर शब्द है तो वहां पर शुरुआत में क्या आएगा, यथा, प्रति, आ, बर, नी, सार, इस प्रकार के जब उपसर्ग या फिर इस प्रकार के अव्यय अगर किसी भी शब्द के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, ठीक है, आजीवन हो गया और प्रतिदिन हो गया, इस प्रकार से शब्द, यानी कि अगर किसी भी शब्द के शुरुआत में, किसी भी वर्ड के अगर शुरुआत में यथा, प्रति, आ, भर, नी, सार, इस प्रकार के जब भी अव्यय या फिर इस प्रकार के उपसर्ग जब भी किसी भी शब्द के अंदर आएंगे तो वहां पे जो सब अपना समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास। जैसे यथाशक्ति, ठीक है, यथा से बन जाएगा यथाशक्ति, ठीक है, प्रति से बनेगा प्रतिदिन, ठीक है, आ से बनेगा आजीवन, ठीक है, भर से बन गया भरपेट, ठीक है, निसार अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो अव्यय या फिर जो उपसर्ग है, अव्यय या फिर उपसर्ग है वो हमेशा आते हैं अव्ययभाव समास के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जेब कतरा यानी कि जेब को कतरने वाला, ठीक है, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पे जब इस समास को हम वापस जोड़ते हैं, यानी कि समास विग्रह किया जेब कतरेगा तो ये बन गया जेब को कतरने वाला। तो वापस अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये बन गया जेब कतरा, यानी कि यहाँ पर को जो विभक्ति है इसका क्या हुआ है, को विभक्ति का यहाँ पे लोप हो गया है, ठीक है। और जहां पर भी किसी भी विभक्ति का अगर लोप होता है, ठीक है, वो का की हो, से की हो, के लिए हो, मैं, पे, पर, कुछ भी विभक्ति जो है उसका अगर लोप हो रहा है तो वहां पे जो हमेशा समास होगा वो होगा अपना कौन सा, अपना तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जेब कतरा यानी कि जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पर जो को विभक्ति है इसका क्या हुआ है, लोप हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है, इन चारों में से किस शब्द के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास की पहचान है कि अगर किसी भी शब्द के अंदर विभक्ति का लोप होता है, ठीक है, का की विभक्ति, को की, ठीक है, की, के लिए की, से की, मैं की, पर की, ठीक है, इस प्रकार की जहां पर भी विभक्ति आ रही है उस विभक्ति का लोप हो रहा है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना कौन सा, तत्पुरुष समास। देखो स्वयंकृत, जब इस स्वयंकृत शब्द को तोड़ा जाता है, विग्रह किया जाता है तो ये बनेगा स्वयं से कृत, यानी कि खुद से करना, स्वयं से कृत। और इसका जब वापस इसको जोड़ते हैं तो इस से विभक्ति का जो है वो लोप हो जाता है। जब इस शब्द को हम वापस जोड़ते हैं तो यहाँ पर स्वयं से कृत यानी कि जो से विभक्ति है इसका से विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है अगला यहाँ पे बी ऑप्शन है ऋण मुक्त। जब ऋण मुक्त शब्द को हम समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पे जो से विभक्ति है यानी कि समास को वापस जब जोड़ते हैं तो ये बन गया ऋण मुक्त, यानी कि इस से विभक्ति का जो है वो हमेशा लोप हो गया। तो ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में अगला है चक्र पाणी। साथियों चक्र है पानी, ठीक है, चक्र है पानी यानी कि पानी का मतलब यहाँ पे हाथ होता है, ठीक है, पानी का मतलब क्या हो गया, पानी का मतलब हाथ होता है, यानी कि चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात ये किसको इंडिकेट करता है, ये करता है विष्णु को, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में जो है वो चक्र है। तो ये जो है वो अपना किसका, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास के अंदर हमेशा पहला दूसरा नहीं बल्कि अन्य पद जो है वो प्रदान होता है, यानी कि कोई तीसरा जो नया अर्थ बनता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास के अंदर। तो चक्कर पानी यानी कि चक्कर है पानी जिसके, ठीक है, चक्कर है पानी अर्थात जिसके हाथ में चक्कर है, जिसके पानी में चक्कर है, तो वो हो जाएगा कौन, विष्णु हो जाएगा। ये जो है वो बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में गृहस्थ के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि सी यानी चक्कर पानी के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भ्रमर भौरा जो होता है, ठीक है, जो कमल या किसी भी फूल के ऊपर जो है वो मंडराता रहता है उसको बोलते हैं भ्रमर। तो इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो एक भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आली ये बिल्कुल भ्रमर शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। उसके बाद में मिलिंद की बात करें तो ये भी बिल्कुल एक भ्रमर शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। आली है, मिलिंद है, मधुकर, मधुकर जो है ये भी भ्रमर शब्द का पर्यायवाची है। लेकिन साथियों राका शब्द की बात करें तो ये पर्यायवाची किसका, ये है रात का, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा निशा रात का है,
ठीक है। विभावरी जो है वो किसका है, रात का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा रजनी हमने पढ़ा, ठीक है, रजनी जो है ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा और क्या पढ़ा था, रजनी जो है वो रात का है। इसके अलावा विभा जो है ये रात का है। ठीक है, इसके अलावा यामा जो है ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है, क्षणदा जो है ये अपने रात का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये पर्यायवाची किसकी, रात की है। ठीक है, रा का हो गया। ठीक है, रात, यहाँ पे निशा, ठीक है, विभावरी, रजनी, ठीक है, और यापा है, क्षणदा है, ये सभी जो हैं ये अपने रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो भ्रमर की बात करें तो आली भ्रमर का है, और मिलिंद ये भी भ्रमर का पर्यायवाची है, और मधुकर जो है ये भी भ्रमर का पर्यायवाची है। तो ये तीनों तो हो गए भ्रमर के, और ये रा का जो है ये अपने रात का पर्यायवाची है। ठीक है, रात के पर्यायवाची जो है वो हर बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन शब्दों को जो है वो याद कर लें, ये सभी जो है वो अपने रात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि संतोष। ठीक है साथियों, संतोष जो है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, इस संतोष शब्द का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, असंतुष्ट होगा, ठीक है, निसंतोष होगा, असंतोष होगा, या फिर असंतोषी होगा। ठीक है, संतोषी शब्द आ जाए संतोषी, ठीक है, तो इसका जो विलोम होगा वो बन जाएगा असंतोषी। ठीक है, संतोषी जो शब्द है इसका विलोम पूछे तो करना है असंतोषी, लेकिन यहाँ पे संतोष पूछना है तो इसका हो जाएगा असंतोष। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा असंतोष। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाँ, स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन शब्द जो है वो इसका विलोम शब्द जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, इस स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखो गुलाम होगा, ऑप्शन बी अधीन होगा, ऑप्शन सी पराधीन होगा, ऑप्शन डी परतंत्र होगा। ठीक है, इस स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द जो है वो कौन सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाधीन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पराधीन। ठीक है साथियों, स्वाधीन, स्वाधीन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्या, पराधीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो किए गए उपकारों को मानता है। ठीक है, अगर आपने किसी के ऊपर कोई उपकार किया, ठीक है, अगर वो आगे बढ़ा आपके द्वारा किए गए उपकार को मानता है, ठीक है, तो उसके लिए यानी कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए देखो कृतघ्न होगा, ठीक है, कृतज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, या फिर बहुज्ञ होगा। साथियों, जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा कृतज्ञ। ठीक है, जो मानता है उसके लिए हो जाएगा कृतज्ञ, और अगर कोई आपके द्वारा किए गए उपकारों को नहीं मानता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है, अगर नहीं मानता है आपके द्वारा किए गए उपकारों को, अगर कोई नहीं मानता है तो वो हो जाएगा कृतघ्न, और अगर मानता है तो उसके लिए हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, उसके बाद में अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है कि जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। ठीक है, जैसे कि मैं, तो जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो उसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। और साथियों बहुज्ञ यानी कि जैसे कि आप, जैसे कि जिसको सब कुछ जो है वो पता हो। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो या फिर जिसको सब कुछ पता हो उसके लिए होगा बहुज्ञ। ठीक है, जो थोड़ा बहुत जानता हूं उसके लिए होगा अल्पज्ञ। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता हूं उसके लिए होगा कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हूं उसके लिए हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पूछा है क्या, किए गए उपकारों को मानता है तो मानता है उसके लिए होगा कृतज्ञ। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन चारों में से किस शब्द के लिए, ठीक है, किस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो उसका असंगत है यानी कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सबको एक तरीके से यानी कि एक नजर से देखने वाला जो होगा उसके लिए एक शब्द होगा समदर्शी। ठीक है, उसके बाद में उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। साथियों, उपकार को मानने वाला जो होता है वो होता है कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। कृतघ्न कब होता है, कृतघ्न होता है जब वो नहीं मानता है। किए गए उपकार को अगर कोई नहीं मानता है तो उसको हम कहते हैं कृतघ्न, लेकिन किए गए उपकार को जो मानता है उसके लिए एक शब्द आएगा कृतज्ञ। ठीक है, उसके बाद में जो पहले हो चुका है वो भूतपूर्व,
जो पहले हो चुका है या फिर जो पहले घटित हो चुका है, ठीक है, उसके लिए आएगा भूतपूर्व। और अच्छे आचरण वाला जो है वो होता है सदाचारी। अच्छे आचरण वाला जो आदमी होता है उसको हम सदाचारी कहते हैं। तो यहाँ पे उपकार को मानने वाला जो होता है वो कृतज्ञ होता है, और उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्रम जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सा क्रम जो है वो इनमें से सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, प्रमाण सबूत, ठीक है, प्रमाण सबूत बिल्कुल सही है, और परिमाण मात्रा, ठीक है, प्रमाण सबूत और परिमाण जो है वो मात्रा बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रसाद भेंट ये सही है, प्रसाद नींव, ठीक है। लक्ष्य यानी कि लाख, और लक्ष्य यानी कि उद्देश्य एम, ठीक है, उद्देश्य बिल्कुल सही है। गज हाथी, और गज जो है वो एक माप, गज हाथी, संस्कृत में हाथी को गज कहते हैं, और गज जो है वो एक माप थी जिससे जमीन है वो मापी जाती थी। तो यहाँ पे देखो लक्ष्य लाख हो गया, लक्ष्य प्रयोजन एवं उद्देश्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो प्रसाद भेंट सही है, लेकिन देखो यहाँ पे बात करें किसकी, प्रसाद की, तो इस प्रसाद का मतलब क्या हो गया, इस प्रसाद का मतलब हो गया महल, ठीक है, महल, यानी कि प्रासाद जो है इसका मतलब महल होता है, नींव नहीं होता। तो यहाँ पे आपका कौन सा बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। प्रसाद भेंट होता है और प्रासाद जो है ये महल महल होता है, ठीक है, नींव जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम और सम ये युग्म का अर्थ वाला युग्म है, ठीक है। सम और सम का अर्थ क्या है, ठीक है। एक सम देखो, ये वाला जो सम है साथियों, ये वाला जो सम है इसका मतलब हो गया सम यानी कि, सम यानी कि समान, ठीक है। सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब हो गया समान, और इस सम का मतलब हो गया मोक्ष, ठीक है। एक ये वाला जो सड़क वाला सम है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया समान, ठीक है। और ये वाला जो सम है इसका मतलब हो गया मोक्ष, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सम यानी कि समान, और सम यानी कि समान, और सम यानी कि मोक्ष। शंकर वाला जो सम है इससे मोक्ष होगा, और सड़क वाला जो सम है इससे समान होगा, ठीक है। एक बार देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपल और उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है, ठीक है। उपल देखो, उपल शब्द और उत्पल शब्द साथियों, उत्पल, उत्पल से आप याद रखना उत्पन्न, ठीक है। उत्पल और उत्पन्न, भाई उत्पल और उत्पन्न शब्द जो है दोनों एक जैसे हैं। तो उत्पन्न कौन होता है, उत्पन्न होता है कमल, यानी कि जल के अंदर जो है वो उत्पन्न कौन होता है, उत्पन्न होता है कमल, ठीक है। तो उत्पल से याद रखना, उत्पन्न और उत्पल दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो उत्पन्न कौन होता है, उत्पन्न होता है कमल। तो उत्पल जो है ये किसका है, ये हो जाएगा कमल का। उत्पल जो है ये कमल का हो जाएगा, और उपल जो है, सॉरी उपल जो है ना, उपल ये पत्थर का होगा। उपल जो है ये किसका है, उपल तो है भाई किसका, पत्थर का। तो यहाँ पे पत्थर का है, यहाँ पे सी ऑप्शन में पत्थर है, ठीक है। और उत्पल किसका है, उत्पल है कमल का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पत्थर और कमल। कमल जो है ये हमेशा उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न से याद रखना उत्पल, उत्पन्न से याद रखोगे उत्पल, ठीक है। तो ये हो गया कमल का, और उपल किसका है, तो उपल हो जाएगा पत्थर का, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पत्थर और कमल, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में चप्पल और चपला, ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, ठीक है। ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि चप्पल और चपला। देखो साथियों, चप्पल की बात करें तो चप्पल का मतलब हो गया संचल, और इस चपला का मतलब हो गया बिजली, और ये जो है इसका पर्यायवाची शब्द भी है, बिजली का पर्यायवाची है कौन सा, चपला। तो यहाँ पे एक ये वाला जो चप्पल है, ठीक है, इसका मतलब हो गया चंचल, ठीक है। और ये वाला जो चपला है इसका मतलब हो गया बिजली, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, संचल और बिजली, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रम के अंदर जो है वो देश शब्द है, किस क्रम के अंदर जो है वो देश शब्द है, इनकी देसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन है देखो, तमन्ना, तमन्ना नहीं है, तमन्ना जो है ये तो भाई किसका देश नहीं है, ये तो तमन्ना जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तमन्ना जो है ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। बोंदू अग्नि, अग्नि जो है ये भी तत्सम है, अक्षी जो है ये भी तत्सम है, ठीक है। अब शब्द ऐसे देखो, अग्नि के अंदर आदि उदी मात्रा है, ठीक है। अक्षी के अंदर ये अक्षय, मतलब जैसे अक्षय बन रहा है तो ये क और स से मिलकर बन रहा है, ठीक है। और जहां पर भी अगर संयुक्त स्वर आते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन आते हैं, तो वहां पे हमेशा अपना जो है वो तत्पुरुष, सॉरी हमेशा जो है वो तत्सम शब्द होता है, ठीक है। बोंदू की बात करें तो बोंदू जो है ये एक देश शब्द है, ठीक है। बोंदू जो शब्द है ये साथियों देश शब्द है। बाकी तमन्ना है, ठीक है, अग्नि है, अक्षी है, ठीक है, ये जो है वो कौन से, ये अपने तत्सम शब्द है। अगर मैं यहाँ पे
अक्षी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे आंख लिख दूं साथियों, आंख, तो ये आंख जो है ये तद्भव है। आंख जो है ये क्या शब्द है, आंख जो है ये साथियों तद्भव शब्द है, क्योंकि आंख जो है, ठीक है, आंख जो है ये हमेशा तद्भव है। और जिन शब्दों के ऊपर इस प्रकार की चंद्र बिंदु आती है, ठीक है, जिन शब्दों के ऊपर इस प्रकार का चंद्र बिंदु आता है वो सारे शब्द जो हैं वो तद्भव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बोंधु जो है ये एक अपना देशज भाषा का शब्द है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, विवाह, शाक, मुखिया या फिर जनता। इन चारों में से बात करें साथियों तो जो मुखिया शब्द है, ठीक है, ये वाला जो मुख्य शब्द है ये अपना तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम नहीं है मुखिया, बाकी विवाह, शाक और जनता ये तीनों जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा कि निम्न में से किस समूह के सभी सदस्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द जो हैं वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, देखो बहन, अब बहन जो है वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, भारतीय, ठीक है, भारतीय या फिर श्याम, श्याम जो है ये साथियों व्यक्तिवाचक है, लेकिन बहन और भारतीय ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, सुरेश व्यक्तिवाचक है, गंगा, गंगा नदी का नाम है ये व्यक्तिवाचक है, और सोमवार ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, सोमवार जो है ये एक व्यक्तिवाचक है, और वाराणसी ये बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। ठग जो है ये भाववाचक है, और गाय जो है ये जातिवाचक है। भाई गाय तो कोई भी हो सकती है ना, तो ये जो है वो जातिवाचक है। ठग जो है ये भाववाचक है, और वाराणसी जो है ये व्यक्तिवाचक है। हाँ जी, तो वाराणसी जो शब्द है, ठीक है, इसके अंदर वाराणसी जो शब्द है इसके अंदर कौन सी है, उसके अंदर है व्यक्तिवाचक, ठग के अंदर है भाववाचक, और गाय जो है वो इसके अंदर है जातिवाचक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिमालय की, तो हिमालय जो है वो एक ही है। भाई हिमालय जो है वो एक ही है। ठीक है, बहुत सारे हिमालय नहीं है, तो हिमालय के अंदर व्यक्तिवाचक है। ठीक है, हिमालय के अंदर जो संज्ञा है वो अपनी है व्यक्तिवाचक। ठीक है, रामचरितमानस ये भी एक ही है, तो इसके अंदर भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन मित्रता की बात करें तो यहाँ मित्रता के अंदर जो है वो भाववाचक है। ठीक है, मित्रता के अंदर कौन सी है, भाई मित्रता जो है वो इसके अंदर भाववाचक है, तो ये भी जो है वो सारे शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, सुरेश, गंगा और सोमवार ये सभी जो है ये अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरेश, गंगा और सोमवार। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अंतिम आज का, और ये है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए कितने लोग जो हैं वो सही से बता पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, तो इनको जो है वो राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। ठीक है, गांधी शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संज्ञा है ये पूछ रहा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, विशेषण है, ठीक है, या फिर कोई समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।